दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पिछले कई चुनाव को देखने के बाद अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर जहां डबल इंजन की सरकारें होती हैं या जहां डेढ़ इंजन की सरकारें होती है, वहीं पर आखिर भारतीय जनता पार्टी का सिक्का बहुत आसानी से क्यों चलता है। आखिर वहीं पर अमित शाह की चाणक्य नीति क्यों ज्यादा कामयाब होती है, जहां पर डबल इंजन या डेढ़ इंजन की सरकारें होती है। उत्तर प्रदेश के 2014 और 17 को अपवाद मान लें, जहां उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बना था, उसको यदि हम अपवाद मान लें तो ज्यादातर जगहों पर डबल इंजन या डेढ़ इंजन वाले राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी की सफलता दर ज्यादा क्यों बढ़ती है। बंगाल चुनाव के पहले इसकी पड़ताल जरूरी हो जाती है और बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने भी क्या तैयारी की है, वो इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से ममता बनर्जी की तैयारी इस पूरे चुनाव में बीजेपी की चाणक्य नीति को फेल करने की रणनीति बना रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे दांव को विफल करने की तैयारी में ममता बनर्जी लगी हुई है। उस चर्चा के पहले जरा एक नजर इस पर डालना जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा सफलता कहां अर्जित की। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को यदि छोड़ दे, जहां हर 5 साल बाद सत्ता पलट ही जाती है, तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता कहां मिलती है। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता या तो चतुष्कोणीय मुकाबले में, जहां महाराष्ट्र में 2014 में हुआ, वहां मिलती है, या डबल इंजन या डेढ़ इंजन लगा होता है, वहां मिलती है। डबल इंजन के राज्य, वहां एनडीए अपनी लगातार जीत को सुनिश्चित करता है, जैसे गुजरात, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश। डेढ़ इंजन से मेरा आशय दिल्ली और उड़ीसा से है। हालांकि दिल्ली को भी डबल इंजन के दायरे में ही रखना उचित होगा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हाथ में या रेखा गुप्ता के हाथ में कोई प्रशासन तो है नहीं, पुलिस प्रशासन जैसी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीजें, और जहां कानून का डंडा चलाने वाली चीजें हो, वो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के हाथ में है नहीं। उड़ीसा को मैं डेढ़ इंजन इसलिए मान रहा हूं क्योंकि उड़ीसा में जब से नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में खबरें आई, भले ही वो एनडीए गठबंधन में नहीं थे, लेकिन किस प्रकार से एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के माध्यम से सत्ता के अंदर घुसपैठ की गई, वोट परसेंटेज और रिजल्ट के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा हो गया, ये पूरे देश ने देखा। आखिर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु क्यों नहीं जीतती? आखिर भारतीय जनता पार्टी बंगाल क्यों नहीं जीत पाती? आखिर भारतीय जनता पार्टी पंजाब क्यों नहीं जीत पाती? आखिर भारतीय जनता पार्टी केरल क्यों नहीं जीत पाती? सवाल बड़ा है, और सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल की अपनी बांग्ला अस्मिता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को लगातार मात देती रही है। और ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिन्होंने कभी एक दौर में 34 सालों के वामपंथी शासन को पश्चिम बंगाल में उखाड़ फेंका था, वो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के सामने मात खा जाएंगी, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड दौर में थी 2014 और 2019 और 2021 में। 19 के लोकसभा चुनाव में जंगल महल का पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। 2021 में जंगल महल में मात खाई, लेकिन पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा उसने हासिल कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सी कोशिशों में लगी हुई है? जरा पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की चर्चा के पहले बिहार के केस स्टडी को देखना जरूरी हो जाता है। बिहार के मामले को देखें। जब नीतीश कुमार 2015 में भाजपा के साथ नहीं थे, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने एक ही चुनाव ऐसा था जो भाजपा के साथ नहीं लड़ा था। 2 चुनाव दरअसल, एक चुनाव अकेले लड़ा जिसमें त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा भाजपा को लोकसभा 2014 में मिला, जब लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा तीनों अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन 2015 का चुनाव जब लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर लड़ा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बिहार में चारों खाने चित हो गई। उसी तरह से चित हो गई जैसे पश्चिम बंगाल में 2021 में चित हो गई थी। 2021 में 38% वोट लाकर भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 77 सीटों यानी लगभग 1/4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं बिहार में 1/4 का नंबर भी 35% वोट लाकर बीजेपी को नसीब नहीं हुआ था 2015 में। अब सवाल उठता है
कि पश्चिम बंगाल को लेकर बिहार फतह के बाद नीतीश कुमार को प्रतीकात्मक सत्ता मिल जाने के बाद बंगाल में बीजेपी की तैयारी क्या है, और क्या पिजड़ाबंद तोतों की जमात में अब लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था भी शामिल हो गई है। दरअसल एसआईआर के नाम पर, सर के नाम पर बिहार में जो खेल हुआ, उस खेल को पूरे देश ने देखा है। और अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने काटने की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, वो कितने स्ट्रेस में है, कितने दबाव में है। पूरे देश से जो दुखद खबरें आ रही है वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि क्या इन सब को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए कि आखिर वो कौन सा दबाव है जिस दबाव में कई जगह से बीएलओज के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने की खबरें आ रही है। इस दबाव को वो झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जिस तरह से तुगलकी फरमान चलता था, उसी तरह से लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था के मुखिया का, ज्ञानेश कुमार का तुगलकी फरमान मौजूदा दौर में चल रहा है। आज की तारीख में इससे दुखद परिस्थिति कुछ नहीं हो सकती जो बीएलओज के साथ सामने आ रही है। लेकिन अब हम पश्चिम बंगाल की चर्चा पर यदि फोकस करें तो बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी थी, 18 सीटें मिली थी और 40% वोट मिले थे। केवल 1.5-2% ज्यादा वोट टीएमसी को मिल पाया था और तब उसे 23 लोकसभा सीटें यानी 5 लोकसभा सीटें भाजपा से ज्यादा मिली थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा के 2% वोट घटे, लेकिन ममता बनर्जी के 7% वोट बढ़ गए थे। 38% और 49%, यही बीजेपी और टीएमसी का आंकड़ा था। लेकिन सीटों के आंकड़े में अगर इसको देखने की कोशिश करें तो टीएमसी के पास बंगाल की 294 सदस्यों की विधानसभा में 215 सीटें थी। बीजेपी के पास केवल 77 सीटें थी 38% वोटों के साथ। 49% वोटों के साथ 215 सीटें टीएमसी ने जीती थी। मुकाबला सीधा रहा। सीधा इस मामले में रहा क्योंकि 87% वोट इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच बंट गए थे। बिहार में भी कमोबेश यही हुआ है कि 83% वोट दोनों गठबंधनों के बीच बटे हैं। चाहे लालू यादव और तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का महागठबंधन हो या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार या चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन हो। 46% वोट बिहार में एनडीए गठबंधन को आए और 37.64% वोट यानी पिछले चुनाव से भी ज्यादा वोट तेजस्वी यादव को आए। लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछली बार सफलता के काफी करीब पहुंच गए थे, लगभग सफल हो गए थे। इस बार करारी हार कम से कम आंकड़ों में तो दिखाई दे रही है। अगर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिहार के चुनाव को मानते हैं तो तेजस्वी यादव की करारी हार हुई है। अगर हम मानते हैं कि बिहार के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं तो तेजस्वी यादव की करारी हार को हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन क्या हमारे दर्शक इस बात को मानेंगे कि बिहार में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं? दर्शक माने या ना माने, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि इस देश की संवैधानिक संस्था ने कराया है तो ठीक ही कराया होगा। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने काटने की प्रक्रिया, उसमें ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि उनके किसी वोटर का नाम ना कटे। लगभग 125 ऐसे ब्लॉक को चिन्हित किया गया है जिन ब्लॉक के ऊपर बताया जाता है कि बीजेपी की नजर है कि वहां थोड़े से वोट भी यदि इधर उधर हो जाए तो वहां नतीजे, उन ब्लॉक्स के माध्यम से कई विधानसभा सीटों के नतीजे पलटे जा सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासनिक मशीनरी के जो लोएस्ट यूनिट, जो सबसे नीचे की यूनिट होती है, उनको वो एक एक कर सीधे सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं और पूरी तरह से स्थानीय ब्यूरोक्रेसी किसी का नाम ना काटे, इसके लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी ने, मतलब काबिले तारीफ अप्रोच है कि किसी का नाम नहीं कटना चाहिए, इसके लिए राज्य के प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और क्यों कटे किसी का नाम? जब भारत का संविधान 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट करने की, अपनी सरकार चुनने की प्रक्रिया में, अपना विपक्ष चुनने की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए जब संविधान इजाजत देता है, तो भला कोई सर, कोई पैर क्यों किसी का नाम काटेगा? एसआईआर के नाम से, सर के नाम से तो पैर के नाम से अगर
काटने की नौबत आती है, नाम काटने की नौबत आती है, तो क्यों कटे। राज्य के प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की पहल यदि हो रही है तो निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ अप्रोच है। जिस वक्त बिहार में एसआईआर चल रहा था उस वक्त सबने देखा आधार को पहचान के डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्वीकार किया जाना शुरू हुआ, लेकिन जब स्वीकार नहीं किया जाना जा रहा था उस वक्त ही चूंकि आवासीय प्रमाण पत्र का जिक्र किया गया था बिहार के एसआईआर में, पश्चिम बंगाल में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि पहचान के डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को स्वीकार किया जाएगा। तो एक तरफ आधार, दूसरी तरफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र और दूसरे डॉक्यूमेंट्स। बंगाल में लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी ना हो, इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुख्ता इंतजाम किए कि हर व्यक्ति को कम से कम पहचान का एक डॉक्यूमेंट मिले। सवाल नागरिकता का उठता है। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई डॉक्यूमेंट, क्या कोई पहचान पत्र ऐसा भारत सरकार ने आपको जारी किया है जिस पर लिखा हो कि यह भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र है? अगर जारी नहीं किया तो किसी भी संवैधानिक संस्था को यह पूछने का अधिकार क्या बनता है कि आप नागरिक हैं या नहीं? ये नागरिक है या नहीं यदि किसी से पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है। क्या बंगाल अपने स्वाभिमान पर इस तरह की ठेस पहुंचने के लिए तैयार है? जो बंगाल ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ गया, जो बंगाल ऐसे हालात पैदा कर गया कि राजधानी को कोलकाता से उठाकर अंग्रेजों को दिल्ली लाने पर मजबूर होना पड़ा कि बंगाल में रह करके भारत की हुकूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि बंगाल के लोगों का जो रिवोल्यूशनरी स्वभाव है, जो क्रांतिकारी स्वभाव है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा था। तो क्या पश्चिम बंगाल के लोगों की लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो आस्था है, क्या वो आस्था एसआईआर के माध्यम से डिगाने की कोशिशों को बंगाल के लोग कामयाब होने देंगे? बड़ा सवाल है। क्या बंगाल में अमित शाह की चाणक्य नीति बिना डबल इंजन के कामयाब हो पाएगी? वहां तो एक ही इंजन की सरकार है। बिहार की तरह या यूपी की तरह या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की तरह या महाराष्ट्र की तरह डबल इंजन की सरकार तो है नहीं। असम की तरह डबल इंजन की सरकार तो है नहीं। सरकार एक इंजन की है। लोअर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से अपर ब्यूरोक्रेसी राज्य की। भारत के संवैधानिक ढांचे और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पश्चिम बंगाल की पूरी ब्यूरोक्रेसी ममता बनर्जी की सरकार के चंगुल में है और ममता बनर्जी की सरकार एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चलाने की कोशिशों पर आज जो संविधान दिवस है वो संविधान ममता बनर्जी और उनकी सरकार को संवैधानिक ताकत दे रहा है, मिलनी भी चाहिए। और जहां तक वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात है तो यदि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटता है तो ये लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। राहुल गांधी ऐसे बिहार के कई वोटर्स को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि उन्हें जिंदा होते हुए भी मरा हुआ बता दिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल मरे हुए नागरिकों का लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत माना जाता है। आज से नहीं, सदियों पहले से पश्चिम बंगाल की एक फिजा में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं घुली मिली हुई है। अब जो कोशिशें चल रही है पश्चिम बंगाल में कि पिछली बार जो भाजपा को 38% वोट थे, पहली कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की अपने स्तर पर यह है 38% को बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1/3 लोकसभा सीटों का घाटा हुआ। 18 से घटकर उसकी सीटें 12 पर आ गई थी। वहीं टीएमसी की आधा दर्जन यानी 6 सीटें बढ़ गई थी। टीएमसी 23 की जगह 29 पर पहुंच गई। जो 12 सांसद भी जीत कर आए उनके बारे में भी कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब तक टीएमसी के साथ, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में कोशिश ये है कि जो 38% वोट विधानसभा में मिले थे उनको बरकरार कैसे रखा जाए। दूसरी कोशिश पश्चिम बंगाल में यह है कि जंगल महल का इलाका जो लोकसभा 2019 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वो विधानसभा 2021 में टीएमसी के साथ कैसे चला गया। तो याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त झारखंड में भाजपा की रघुवर दास सरकार थी, नॉन ट्राइबल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2020 में
2020 में नहीं 19 के अंत में ही विधानसभा चुनाव हुआ और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की यानी महागठबंधन की सरकार आ गई। जंगल महल का इलाका संथाल बहुल इलाका है और संथाल समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक, जी हां, शिबू सोरेन की पार्टी सत्ता में थी। उनकी पार्टी के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और जब बात ग्रेटर झारखंड की जाती थी उस वक्त भी पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को उस ग्रेटर झारखंड में शामिल करने का दावा भी और कोशिशें भी टीएमसी जेएमएम की तरफ से की जाती थी। तो हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया। नतीजा यह हुआ कि जंगल महल का पूरा इलाका पलट कर चला गया। आजाद भारत में यदि कहा जाए तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से बड़ा संथाल नेता इस देश में किसी पार्टी में कोई नहीं हुआ। आज की तारीख में हेमंत सोरेन अगर एनडीए के साथ नहीं गए, अगर इंडिया गठबंधन के साथ वो बने रहे, पूरी उम्मीद है बने रहेंगे, अगर वो बने रहे तो तय मानिए कि जंगल महल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलने वाली। दूसरा इलाका जो मथुरा डोमिनेटेड इलाका था, मथुरा डोमिनेटेड इलाके में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सफलता मिली, विधानसभा में कुछ कम, लेकिन 2021 की विधानसभा में फिर भी ठीक ठाक सफलता मिली। अब इस बार वहां के लोग भी कहीं ना कहीं एनआरसी, सीएए और तमाम दूसरे पहलुओं से भारतीय जनता पार्टी के लाइन में खड़ा कराने वाली प्रवृत्ति से बेहद नाराज है और मूल रूप से वाम दलों के वोटर माने जाने वाले जो वोटर वाया टीएमसी, पहले टीएमसी और फिर बीजेपी में शिफ्ट हुए थे, वापस उनके टीएमसी की तरफ मूव करने की प्रक्रिया जारी है। तो पहला चैलेंज बीजेपी के लिए यही है कि जो 38% वोट मिले थे वो 38% वोट बरकरार रहेंगे या नहीं। दूसरा चैलेंज ये है कि एसआईआर के माध्यम से वोट काटने की प्रक्रिया के पूरे विरोध में जब टीएमसी वहां खड़ी हो गई है, पूरे शासन और गांव के एक एक व्यक्ति की पहचान कर किसी का नाम ना कटे, इसके लिए पूरी शिद्दत से जुड़ी हुई है। उसके बाद अब तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही से बीजेपी के जो बचे खुचे वोटर हैं उनमें से ही किसी का नाम ना कट जाए, ये एसआईआर उनके लिए गले की हड्डी ना बन जाए, ये उल्टा बूमरैंग न कर जाए। ये हालात पश्चिम बंगाल के अंदर अभी बीजेपी के लिए बन रहे हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर से पीछे हट नहीं सकती, सवाल ही नहीं है कि पीछे हट जाए। और भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी तो केंद्र में उसकी सरकार है, उसके बनाए हुए लोग, चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था में तीनों लोग उसके द्वारा अपॉइंट किए गए लोग बैठे हुए हैं, तो वो हटा लेंगे, इसकी गुंजाइश भी कम है। क्योंकि जब वहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर से बैक होने की कोशिशें होंगी तो सवाल यह होगा कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव को हराने के लिए एसआईआर लाया गया था। कुल मिलाकर यह गले की हड्डी बन चुका है। रही बात बिहार के जनमत की, तो बिहार में जिस ढंग का माहौल है, जिस ढंग के सामाजिक समीकरण है, उसे तो खुद अमित शाह 2017-18 में स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में 3 प्रमुख राजनीतिक दल है, 2 जिधर रहेंगे एक तरफा रिजल्ट उसी तरफ होगा, और जब 2 जिधर रहेंगे एक तरफा रिजल्ट उन्हीं के तरफ होगा, तो फिर एसआईआर की वहां जरूरत ही क्या थी। पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के चुनाव के पहले यह सवाल मौजूद हो जाता है कि आखिर शाह की चाणक्य नीति डबल इंजन या 1.5 इंजन वाली सरकारों में ही क्यों कामयाब होती है। क्यों नहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कामयाब हो पा रही है, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में कामयाब हो पा रही है, क्यों नहीं पंजाब में कामयाब हो पा रही है। और क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इसलिए बनाई गई थी कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर पूरा कंट्रोल हासिल किया जा सके, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले पूरा कंट्रोल हासिल किया जा सके। लोकसभा में तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अपेक्षित सफलता उसे नहीं मिली थी, करारी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव तक हालात बदल कैसे गए। बंगाल चुनाव बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा और देखते जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी की जो तैयारी है वो तैयारी ऐसी दिख रही है कि जैसी बड़ी जीत 2006 में लगभग 250 सीटों वाली जीत बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को हासिल हुई थी 20 साल बाद, वैसे ही बड़ी जीत कहीं ममता बनर्जी को 2021 से आगे बढ़कर बहुत बड़ी जीत भी हासिल ना हो जाए। ये हालात पश्चिम बंगाल में अभी बन रहे हैं। लेकिन जमीन पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता
अभी से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। यकीन मानिए, बंगाल का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली की पूरी ताकत लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बंगाली अस्मिता का सवाल बीच में आकर खड़ा हो गया है। तीसरी तरफ बांग्ला संस्कृति के ऊपर गुजरात लॉबी शासन करेगी। ये हालात पश्चिम बंगाल के मन मिजाज को झकझोर कर रख दे रहा है। तो चौथी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी शाह के अश्वमेध रथ का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ पहुंच जाएगा। ये परिस्थितियां भी बंगाल के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इसे खुली इजाजत दे दी जाए। बंगाल का सिस्टम और बंगाल की आबो हवा इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या दिल्ली का सिस्टम बंगाल के सिस्टम पर भारी पड़ जाएगा? देखते जाइए। ममता बनर्जी की सरकार है, वो ममता बनर्जी जिन्होंने अकेले दम स्ट्रीट फाइटर के रूप में अपनी स्वीकार्यता बनाई और उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम से होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल के लाल झंडे वाले शासनकाल को स्वाहा करके रख दिया था। तो ऐसे में भला भगवा झंडे वाली पार्टी कहां तक अपना अस्तित्व बचा पाएगी, ये देखा जाना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन विचारणीय प्रश्न तो यही है घूम फिर कर कि आखिर अमित शाह की चाणक्य नीति अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो क्या बिहार में कामयाब हो जाती? 15 में तो नहीं हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में जब डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकारें नहीं है तो वहां कैसे कामयाब हो जाएगी? देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।